मेजरमेंट्स। और चैप्टर नंबर 01। अब इसमें सबसे पहले तो आपको पता हो कि व्हाट इज फिजिक्स। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। उसकी जो मतलब मेन फर्स्ट चैप्टर में ना फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। तो हम फर्स्ट हेडिंग दे देते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। जी, ठीक है बच्चे, एनी आइडिया? छोटी सी चीज एटम से लेके बड़ी सी चीज लाइक मैटर एनर्जी के बेसिस पे है। हाँ जी। तो ठीक है, मैटर आपने एनर्जी का वर्ड यूज किया है। तो जो फिजिक्स है ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट हम जस्ट अब शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे कि ये जो डील करती है, इट डील्स विद द मैटर। इट डील्स विद द मैटर and matter, comma, energy and their relation between them and their relation between them। इसमें हम मैटर के बारे में, मैटर आपको पता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस, उसके बारे में हम जी स्टडी करेंगे। एंड और उसके बाद हमें फर्दर पता है कि देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो हम सारी स्टेट्स के बारे में ना डिटेल में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसी तरह एनर्जी, वी नो दैट एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। तो फिर हमने इसमें एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड वी कैन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कैसे ट्रांसफर होती है उसको हम डील करते हैं, ठीक है। एंड देयर रिलेशन बिटवीन देम, इसका क्या मतलब होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैस, मैटर एंड एनर्जी? इस लाइन का क्या मतलब है? लाइक हर मास के पास जब पोटेंशियल होती है एंड टू डू वर्क। नो, इसमें हम कहते हैं कि वी नो दैट द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की ना मैस रिलेशनशिप है। वो कहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कि हम ना एनर्जी को मैस में, मैस को एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द इक्वेशन इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ओके। जी फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ मास ऑफ 1 kg, जिसका मास 1 kg है, बट नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द मास इनटू एनर्जी। अगर आपने उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे E, देन मैस इज व्हाट, हमने 1 kg लिया है। C इज द स्पीड ऑफ लाइट होता है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 raised to power 8, और इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे? हेलो। जी ओके। जी ओके, सो नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ mass एंड C। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा एनर्जी का? E इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9 एंड 10 raised to power 8, 8 इंटू 2 इज 16 जूल्स। देखें, अगर आप 1 kg का मैस है ना, उसको जब आप एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको जी उससे मिलेगी। तो इसका मतलब है हम फिजिक्स में मैस के बारे में, एनर्जी के बारे में और उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? जी मैं जस्ट 1 मिनट में ज़रा चार्जर लगा लूँ लैपटॉप का। जी
हेलो। जी। चला, सॉरी। यहाँ पे हमने अभी एनर्जी जस्ट फिजिक्स की ना डेफिनेशन की है, तो कुछ फिजिक्स की डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? अब इसमें हम फिजिक्स में डिफरेंट कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ नेचर। तो हम नेक्स्ट हेडिंग दे देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। कि जब हम नेचर के बारे में ही फिजिक्स में स्टडी करते हैं ना, तो जब आप नेचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो आपने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो आपने देखना है। ओके, तो अब जी। कोई आइडिया है कि कितनी क्लासिफिकेशन है? नो? नहीं। ओके, तो फर्स्ट वन है, इसको आपने याद रखना है कि इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल साइंस, जी। बायोलॉजिकल साइंस। और दूसरी है फिजिकल साइंस होती है, क्या? फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस का क्या मतलब कि हमने इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना है। द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। तो हम यहाँ पे जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डील्स विद लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। ये ऐसी साइंस जो लिविंग थिंग्स के बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स के, ह्यूमंस के बारे में स्टडी करे, उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। जैसे आपकी बायो है, ठीक है, फिर उसमें जोलॉजी आ जाती है, बॉटनी आ जाती है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनके बारे में स्टडी करें, दैट साइंस। नेक्स्ट फिजिकल साइंस होती है जो, वो फिर किसके बारे में स्टडी करेगी? डील्स विद नॉन, क्वांटिटीज। यस, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें हम जो भी चीज़ें लेते हैं ना, नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सो बायोलॉजिकल साइंस स्पेसिफिकली बायो में आप प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं विच आर लिविंग थिंग्स। तो उसकी हमने ना साइंस की एक अलग कैटेगरी बना दी है। और एक होती है फिजिकल साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, जैसे अगर आप फिजिक्स की बात करें तो हम किसी भी गाड़ी की बात करेंगे, ठीक है, प्लैनेट्स की बात करेंगे, ठीक है, स्टार्स, गैलेक्सीज की बात करेंगे, या किसी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी बात करेंगे, गाड़ी की मोशन की बात करेंगे। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है बच्चे? एनी कंफ्यूजन? नहीं। ओके, नेक्स्ट है, तो ये इसी तरह ही आपके पास ना, अगर आप फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो इसी तरह शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, डिस्क्राइब द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। मेन, मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मेन फ्रंटियर्स फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल मेंटल साइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में दो ही चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में जो स्टडी करती है उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं,
and the science that deals with non-living things is called physical science. अब नेक्स्ट है हमारे पास मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। ये फ्रंटियर्स का मतलब, इसको हमने साइंस को कितने पार्ट्स में कह दें कि डिवाइड किया हुआ। तो जो आपके पास साइंस में हमारी यूनिवर्स है ना, या हम कह देते हैं स्पेसिफिकली अर्थ है, इसको हमने 3 हिस्सों में ना डिवाइड किया होता है फर्दर। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर कैटेगरीज। एक आ जाती है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम लार्ज थिंग्स, एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, है ना। हमारी यूनिवर्स में या हम हमारी अर्थ पे अगर आप बात करें तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही लार्ज साइज की होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, और हमारी इसी अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही स्मॉल होती हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। और इसी तरह थर्ड हमारे पास क्या होता है, और कौन सा हो सकता है, लार्ज साइज की हमारे यूनिवर्स में चीजें हैं, स्मॉल साइज की चीजें हैं, और वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ साइज थिंग लिख देते हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स। ठीक है ना, हमारे यूनिवर्स में या अर्थ पे आप कह सकते हैं पहले या तो बहुत लार्ज साइज की चीजें ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, या बहुत ही स्मॉल साइज की चीजें मौजूद हैं, या ना ज़्यादा लार्ज है ना ही ज़्यादा स्मॉल है। ओके, अब जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें क्या लिखेंगे, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स में हम लिखेंगे जैसे डेट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स कितनी लार्ज है, जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम फिजिक्स में या साइंसेज में इसके बारे में, जैसे यूनिवर्स और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, इसमें क्या आपके ख्याल में आ सकता है, एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग, एटम्स। हाँ गुड, एटम्स। और एटम्स की जगह पे हम लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ ही लिख देता हूँ क्वार्क्स, एक्सेट्रा। और भी स्मॉल क्वांटिटीज हैं, थिंग्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, और इनकी ये समझ लें एक अपनी ही दुनिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स वगैरह की एक अपनी वर्ल्ड है, उसके बारे में हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और फिर आ जाता है मिडिल साइज थिंग। मिडिल साइज थिंग में आपके पास आ जाता है कि समझ लें फ्रॉम मॉलिक्यूल एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ एट द अदर एक्सट्रीम। इसमें आपके पास मॉलिक्यूल, या आप इसको कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर के मॉलिक्यूल्स के बारे में जो ना तो ज़्यादा लार्ज हैं ना ही ज़्यादा स्मॉल हैं। ठीक है ना, कि आप कह सकते हैं इसमें मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एटम ज़्यादा सारे कंबाइन हो जाते हैं दे फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जी। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इसका मतलब है एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से तो बड़ा है ना। और जी। एंड अर्थ, मतलब इसमें आप समझ लो कि एक एंड पे मॉलिक्यूल को ले लें और दूसरे एंड पे अर्थ है। मॉलिक्यूल समझ लो एटम से बड़ा है, और अर्थ जो है वो पूरी यूनिवर्स के लिहाज से तो बहुत छोटी है ना। ठीक है, तो जी। अगर हम इसमें मॉलिक्यूल्स और अर्थ को, मतलब ना तो ज्यादा स्मॉल है और ना ही ज्यादा बिग थिंग्स है। ठीक है बच्चे, यहां तक जी। देखिए कोई कंफ्यूजन, नहीं। असल में ये आप समझ लें कि स्टार्ट है ना अभी, तो आपको ऐसे कुछ चीजें लगेगा कि आपको पहले से पता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए इसके बाद हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हेडिंग हम दे देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आपने पहले ओ लेवल किया है कि मैट्रिक,
मैंने वो IGCSE से भी करके आई। ओके, फिर आपको ये चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं ये फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके एएस की फर्स्ट चैप्टर में भी होंगी, इसलिए आपको ना अब समझ लें आपका एएस का भी ना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फिजिकल जी। क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप मैयर कर सकें। ऑल द क्वांटिटीज विच आर मैयरेबल आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज the quantities which are measurable, the quantities which are measurable are called physical quantities. Physical quantities. ओके, अब इसको हम ऐसे एक और भी लिख सकते हैं, those quantities in which laws of physics can be described. ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको यूज करके हम फिजिक्स के लॉज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। those quantities those quantities in term of which in term of which laws of physics can be described, can be described. Any confusion which नहीं। are called physical quantities. अब types of physical quantities में आपने IGCSE में पढ़ा होगा, there are two types of physical quantities. There are two types of physical quantities. First one is, any idea? स्केलर। No, ऐसे लिख देते हैं, there are of two types. Base and other one is drive quantity. ठीक है, जी। याद आ गया IGCSE का फर्स्ट चैप्टर ये। सो बेस क्वांटिटीज पहले हम लिखते हैं। वन इज बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो खुद तो किसी से नहीं बनी हुई, लेकिन आप उनसे दूसरी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब वो खुद किसी से नहीं बनी हुई, लेकिन आप उनको यूज करके अदर क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये समझ आइए बच्चे? जी। ओके, तो कैसे लिखना चाहिए इसकी डेफिनेशन बेस क्वांटिटीज की? ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकती है। डायरेक्टली कैलकुलेट और मेजर नहीं, एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर हाँ गुड। क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द quantities are expressed, ठीक है। the physical quantities on the basis of which on the basis of which other quantities are expressed, other quantities are expressed। हम दूसरी क्वांटिटीज को बना सकें, एक्सप्रेस कर सकें, आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो सकती है। और क्या इसके बारे में लिख सकते हैं कि इससे आप दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब या डिफाइन लिख सकते हैं, या मतलब उससे आप दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और बेस क्वांटिटीज कुछ आइडिया है कितनी होती हैं? देयर नहीं। आर 7।
बेस क्वांटिटीज। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। अब 7 बेस क्वांटिटीज में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक साइड पे हम लिख लेते हैं बेस क्वांटिटीज, और दूसरी साइड पे एंड देयर एसआई यूनिट। ओके, तो फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड इज mass, थर्ड इज टाइम, लेंथ mass टाइम, और क्या होता है, और कौन सी यूनिट यूज होती है? Temperature. गुड, टेम्परेचर। एंड देन वी हैव टेम्परेचर के बाद फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड सिक्स इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और कौन सा रह गया है? सेवंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो अब आ जाते हैं इनकी हम यूनिट्स पे। तो इसकी अगर आप यूनिट देखें, फर्स्ट वन को हम चेंज करते हैं, लेंथ। लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हैं? मीटर। ओके, एसआई यूनिट इज मीटर। मैस के लिए द एसआई यूनिट इज किलोग्राम। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टेम्परेचर, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो वी यूज केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। इंटेंसिटी कैंडेला, and the last one is amount of substance, its SI unit is mole। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नहीं. तो नेक्स्ट है, ये हमारे पास, ये आपने IGCSE में भी इनकी यूनिट्स पढ़ी हुई हैं। अब आ जाता है कि जब हम व्हेन वी आर मेजरिंग द बेस क्वांटिटीज, तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज को जब आप मेजर कर रहे हैं, मतलब इन 7 में से किसी को भी मेजर कर रहे हैं, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मेजरमेंट, हेडिंग हम दे देते हैं। ये आपने उसमें नहीं पढ़ा होगा IGCSE में, मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज। ओके बच्चे, और जी. मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज में आपने देखना है कि जब जब भी आप लेंथ मीटर से लेके कोई भी 7 बेस क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हो, तो आपने किन किन चीज़ों को जेन में रखना है। तो इसमें आ जाता है इट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। पॉइंट नहीं देते, इसको लिखते हैं इट इन्वॉल्व टू स्टेप। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और सेकंड वन इज for comparing the quantities, the procedure, the procedure procedure for comparing the quantities। ये आप साथ साथ नोट कर रही हैं कि नहीं बच्चे? जी, नोट कर रही हूँ. वेरी गुड। द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज to be measured with standard, to be measured with standard। तो क्या मतलब है कि पहले वक्त पे आ जाए, द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, कि जो भी आपने में सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है कि जैसे लेंथ को मेजर करना है ना, तो एक हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप मीटर रॉड ले लेते हैं,
फिर उससे आप चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब किसी भी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ आपके मीटर रॉड की इक्वल हो जाती है तो आप कहते हैं कि अच्छा अब ये भी 1 मीटर का हो गया, है ना। इस पॉइंट जी की समझ आई है। जी। ओके, दूसरा स्टेप सेकंड वाला जरा आप मुझे खुद बताएं। द प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटीज टू बी मेजर्ड विद स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब है। मतलब सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर ले जब कंपेयर करना हो। नो 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 नो, आपने देखें जैसे मैथ्स को मैयर करना है तो आप मैथ्स को कैसे मैयर करते हैं, कोई भी मैथ मशीन लेंगे ना, फिजिकल बैलेंस लेंगे, ठीक है। एक फिजिकल बैलेंस में आप उस सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, एक साइड पे आप क्या रखेंगे, स्टोन्स रखेंगे, है ना। समझ आ रही जी है मुझे। एक एक पेन में आप क्या रखेंगे, स्टोन्स, और दूसरे पेन में आप क्या प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट जिसका आपने मैथ मैयर करना है ना। जब दोनों ऐसे कर देते हैं, जब दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ अब यहाँ पे मैंने एक स्टोन रखा है, तो जब दोनों इस लेवल पे आके इक्वल हो गया तो उसका बताइए इस ऑब्जेक्ट का मैथ कितना होगा, 1 + 2 कर देंगे विच इज इक्वल टू 3 kg। ऐसे ही होता है ना। अगर हमने दूसरी साइड पे 2 स्टोन्स रखे हैं, वो जो स्टैंडर्ड स्टोन्स नहीं होते मैथ्स के वेट से, हम एक वन जी केजी का है और एक 2 kg का है, तो जब दो हमने इस तरह के 1 kg और 2 kg के तो तब जाके दोनों का लेवल बराबर हुआ है, तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का मैथ भी फिर 3 kg के इक्वल है। अब ये जो हमने स्टोन्स रखे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। इनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। जैसे आपने देखा होगा 5 kg का स्टोन होता है, 10 kg का होता है, 1 kg का होता है, या 500 ग्राम के स्टोन्स होते हैं ना। अब वो फिक्स्ड है। अब आप उनसे दूसरी चीज़ों को क्या कर रहे होते हो, कंपेयर कर रहे होते हो। और ये जो कंपेयर करने का आपने ये जो प्रोसीजर किया है, ये हमें चाहिए होता है कि कैसे आप एक स्टैंडर्ड को दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर करना पड़ रहा है। समझ आ रही है मुझे। जी तो जब भी आपने बेस क्वांटिटीज को मैयर करना है, सबसे पहले तो हमें एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। क्या सेलेक्ट करना पड़ता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे अभी हम करना था तो हमारे पास स्टोन्स होने चाहिए डिफरेंट वैल्यूज के, ताकि आप मैथ्स को मैयर कर सकें। और वो जो डिफरेंट स्टोन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। और ये जो पूरा आपने प्रोसीजर किया कि एक पेन में स्टोन्स रखे, दूसरे पेन में ऑब्जेक्ट रखा है, उसको कंपेयर कर रहे हैं, एक हमें प्रोसीजर वो करना पड़ता है ताकि हम स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड को उसके साथ कंपेयर कर सकें, ठीक है, ताकि हम इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। एनी कंफ्यूजन। नहीं। ओके, अब ये जो स्टैंडर्ड है इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। तो हम हेडिंग दे देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एन स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है बच्चे, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है। जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड। द ऑब्जेक्ट जो भी है जिससे हम दूसरे ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आपके पास अगर स्केल है, मीटर रूल है, उससे आप दूसरी पेज की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो उसका मतलब जो आपका स्केल है ना, वो फिर क्या है, स्टैंडर्ड माना जा रहा है। उस क्योंकि आप उसको रख के दूसरी चीज़ों की लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट करते हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखनी है कि वो इट इज एक्सेसिबल, इज एक्सेसिबल, एक्सेसिबल हो। दूसरा, इट इज इनवेरिएबल, इट इज इनवेरिएबल। एक्सेसिबल का मतलब कि आपको इजीली अवेलेबल हो, ये ना हो कि आपको जैसे स्टोन्स हैं 5 kg का, अब आपको देखे ना वो हर शॉप पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लेंथ को मैयर करना है तो वो मीटर रॉड होता है या मयरिंग टेप होती है, तो वो आपको हर शॉप पे और हर जगह पे आपको अवेलेबल है आसानी से, ताकि आप लेंथ को मैयर कर सकें। दूसरा, इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब कि वो टाइम टू टाइम चेंज ना हो,
ठीक है, जी कि वो इनवेरिएबल ये नहीं है कि आप बाजार से आई हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, और आपने एक वीक के बाद देखा कि उसकी लेंथ क्या हो गई है, छोटी हो गई है या बड़ी हो गई है। तो अगर इस तरह का है तो उसका मतलब वो फिर एक आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि उसकी लेंथ में या उसकी साइज में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो ये भी हमने पढ़ा है बेस क्वांटिटी के बारे में। बेस क्वांटिटी की कितनी टाइप्स, 7 टाइप्स हैं उनके बारे में विद उनकी यूनिट्स। फिर हमने कहा कि बेस क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं, और मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एनी कंफ्यूजन सो फार? नहीं। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होंगी? ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी हो। हमने यही कहा था ना कि हम बेस क्वांटिटीज से दूसरी सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो जो जी दूसरी क्वांटिटीज बनती है ना, उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और इन क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनको फिर हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स, है ना। ये हर ड्राइव क्वांटिटीज है, उनकी जो यूनिट होगी दैट आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ठीक है बच्चे, अब ड्राइव क्वांटिटीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? quantities that are produced from base quantities. हाँ, वेरी गुड। कि द SI, द क्वांटिटीज whose definition are based on base quantities। ठीक है, those quantities whose definition or whose definition are based on, इस पे बेस्ड करती हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities are called drive quantities। drive quantities, ठीक है। और अब इसमें आपके पास कि बहुत ज़्यादा होती हैं, दे हैव नो स्पेसिफिक नंबर, कि इनका आपके पास कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है। जैसे बेस तो 7 ही है ना, जस्ट फिक्स्ड है, जबकि इनका कोई एक खास नंबर नहीं होता। तो वैसे आपसे कोई भी ऐसा MCQs भी नहीं आएगा कि बताएं कि टोटल ड्राइव क्वांटिटीज कितनी है। तो हम कुछ लिख लेते हैं इसमें, ड्राइव क्वांटिटीज और उनकी यूनिट SI यूनिट्स। तो पहली आप, मैं चले लिख देता हूं स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, और अगर आपने IGCSE का याद हो तो आपने पढ़ा है द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, है ना। जी अब मीटर क्या है? द बेस, है ना, और सेकंड जो है वो भी बेस है। जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया, वी गेट अ न्यू क्वांटिटी विच इज अ ड्राइव क्वांटिटी। मीटर भी बेस है, सेकंड भी बेस है, व्हेन वी कंबाइन देम वी गेट अ न्यू क्वांटिटी विच इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? नहीं। और सेकंड हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट भी वेलोसिटी से रिलेटेड ही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और थर्ड आपने, और कौन सी लिख के दूं आपको? फोर्स लिख लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चे? द यूनिट, न्यूटन। वेरी गुड, न्यूटन। एंड न्यूटन इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ हम ऐसे करते हैं वर्क। फोर्थ हम लिखते हैं वर्क या एनर्जी। वर्क हो गया या एनर्जी, और इसकी यूनिट आपके पास क्या होती है? SI यूनिट इज, जी बच्चे, जूल। हाँ, जूल्स आ जाती है, विच इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल्स टू
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आगे आपको जब हम पढ़ेंगे ना वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में, तो फिर आपको पता चलेगा ये बेस क्वांटिटीज कैसे बन रही हैं। ओके, नेक्स्ट। जी। और इसके अलावा हम एक दो और लिख लेते हैं, हाँ तो बहुत ज़्यादा जो हम हर चैप्टर में पढ़ते जाएंगे। फिफ्थ है, हम लिख लेते हैं पावर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स। वॉट्स इज इक्वल्स टू जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसको आप बेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू, सॉरी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो इट बिकम्स -3 5। और भी आप, और कौन सी जेन में आ रही है आपके, कोई भी बता दे। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी है तो सही, चले लिख देता हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज SI, उसकी जो यूनिट लिखेंगे हम नॉर्मली मीटर क्यूब लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें 3 दफ़ा मीटर्स को कंबाइन किया और वी गेट अ न्यू क्वांटिटी विच इज़ वॉल्यूम। एनी अदर? मोमेंटम। मोमेंटम, गुड। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता था P इज इक्वल्स टू mv। तो यहाँ से इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, गुड। मोमेंटम जी। आपने अच्छा बताया। और कोई आपके जेहन में आ रहा हो, एटलीस्ट हम 10 चलें लिख लेते हैं। 8 बता दें कौन सा लिखूं मोमेंटम के अलावा। मोमेंट। मोमेंट और वर्क की सेम ही यूनिट होती है, चलें लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स, या उसका हम दूसरा नाम क्या लेते हैं, टॉर्क। और उसकी यूनिट आपके पास होती है न्यूटन मीटर। उसके लिए जूल्स नहीं यूज करते, उसके लिए हम न्यूटन मीटर यूज करते हैं, विच इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एनी अदर? 10 हम लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर बच्चे आपके पास क्या होगा, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया। वैसे इसकी ऐसा यूनिट होती है पास्कल। ठीक है, और वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के आ जाएगा। ओके, 10 आ जाता है हमारे पास। लास्ट बताएं 10 क्या होना चाहिए। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। और स्पीड वेलोसिटी हो गया, उसके अलावा और कौन सा हम लिख सकते हैं, चलें कोई चार्ज लिख देते हैं। ठीक है? चार्ज की यूनिट हमें पता है आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी होता है, क्यू इज इक्वल्स टू आई टी, तो एम्पेयर सेकेंड। ठीक है, एम्पेयर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, वैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलम। जो कूलम है वो किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकेंड के। तो और भी हैं, लेकिन अभी हम जस्ट 10 ही लिख रहे हैं। तो एनी कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा, अब एक और भी ना यूनिट ऐड हो गई है, क्वांटिटी आप कह सकते हैं या यूनिट कह दें, सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सी आ जाती है, नेक्स्ट इज, एक तो आपने पहले पढ़ी हुई है ना आईजीसीएसई में, ए बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट। नेक्स्ट आ जाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब क्योंकि हमने फिजिक्स में इससे डील करना होता है, भी तो डील करते हैं ना हम फिजिक्स में, कि एंगल जी। कैसे बन रहा है, और एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होती हैं इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज जो एंगल्स के साथ डील करें उनको आप सिंपली कह सकते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो हम ऐसे हेडिंग दे देते हैं थर्ड वन, ये अब न्यू है। बाकी बेस और ड्राइव तो आपने आईजीसीएसई में पढ़ी होगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स की नॉर्मली आप ऐसे डेफिनेशन लिखते हैं कि ये वो क्वांटिटीज हैं जो ना तो बेस होती हैं और ना ही ड्राइव होती हैं, नाइदर बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स। द यूनिट्स
which are neither base, which are neither base nor drive units, nor drive units are called supplementary units. ठीक है, जी, ठीक है। ये मतलब ये वो है, ऐसी यूनिट्स हैं जो ना तो आपके पास बेस में से हुआ है, ना ही ये ड्राइव में इनको ऐड किया गया। मतलब जब साइंटिस्ट बैठे हुए थे ना, उन्होंने बेस क्वांटिटीज भी सेट कर ली, ड्राइव भी सेट कर ली, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमें तो फिजिक्स में एंगल्स के बारे में भी स्टडी करना पड़ता है ना, कि एंगल्स के कुछ ऐसी इक्वेशंस या फार्मूलाज हैं जिसमें एंगल भी इन्वॉल्व होता है, उसके लिए भी फिर हमें यूनिट चाहिए। तो फिर उन्होंने इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स बना दिया। बेसिकली ये है तो समझ लें ड्राइव ही है, एक ड्राइव में अलग इसका पार्ट बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो है ये किससे डील करती हैं? दे डील्स विद ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। इट डील्स विद ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, मेट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, दो तरह के हमारे पास एंगल्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल एंगल जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक हमारे पास होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, जी, तो एंगल्स भी आगे हमारे पास दो तरह के हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो जो बच्चे प्लेन एंगल है ना, वो आपके पास, इसको मैं ना जस्ट टू द पॉइंट लिख रहा हूँ कि ये टू डायमेंशनल एंगल होता है, टू डायमेंशनल एंगल होता है। जबकि सॉलिड एंगल जो है वो थ्री डायमेंशनल एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ये आप समझ लें, नॉर्मली प्लेन एंगल को बनाने के लिए वी यूज सर्कल, जबकि सॉलिड एंगल को डिस्कस करने के लिए वी यूज स्फीयर। ठीक है, एनी कंफ्यूजन बच्चे? सर सर्कुलर स्फीयर किसके लिए एग्जैक्टली यूज होता है, देखिए, लाइक प्लेन और सॉलिड? हाँ, ये मैंने लिखा है प्लेन एंगल जब भी आप डिस्कस कर रहे हैं देन वी यूज सर्कल। अब सर्कल बच्चे जो होता है ना, वो टू डायमेंशन में होता है ना, जबकि जी, उसी को आप अगर थ्री डायमेंशन में अगर आप सर्कल को देखें ना, तो थ्री डायमेंशन जी, में सर्कल क्या बन जाता है? स्फीयर की फॉर्म स्फीयर, में। फुटबॉल है, ठीक है, वो जी, वो थ्री डायमेंशन में होगी। थ्री डायमेंशन का मतलब उसमें एक्स, वाई और जी एक्सिस तीनों इन्वॉल्व होते हैं। जबकि सर्कल में आप जेन में रख लें जैसे रिंग होती है, ठीक है, रिंग में अब एक्स और वाई तो है लेकिन इसका जी एक्सिस नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो प्लेन एंगल जो है वो सर्कल, अभी हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे सर्कल यूज करेंगे और कैसे हम स्फीयर यूज करेंगे। तो सॉलिड एंगल जो है वो स्फीयर में बन रहा होता है और प्लेन एंगल जो है वो सर्कल में बन रहा होगा। ठीक है बच्चे, जी, ओके। अब जो आपको थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन हुई ना, वो आगे इंशाल्लाह इसमें इसकी यूनिट में कवर हो जाएगी। अब जो इसकी यूनिट होती है एस आई यूनिट, प्लेन एंगल की एस आई यूनिट इज रेडियन। ऑल दो आप मैथ में डिग्रीज में भी मैयर करते हैं, है ना, एंगल को हम डिग्रीज में भी मैयर करते हैं, लेकिन एस आई यूनिट इन फिजिक्स इज रेडियन फॉर प्लेन एंगल। जबकि सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो हमारे पास बनती है स्टीरेडियन। इट्स एस आई यूनिट इज, ये बस आपके लिए ना न्यू है आज। अगर हम देखें ना आज के लेक्चर में, तो एक हमारे पास व्हाट इज रेडियन एंड व्हाट इज स्टीरेडियन। अब हमने इनको डिफाइन करना है
इससे ही आपको प्लेन एंगल के बारे में भी समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे। जी। अब रेडियन को कैसे आप डिफाइन करेंगे, ये देखें, मैं एक सर्कल, हरी अप, इस पॉइंट ओरिजिन। पे सेंटर, ठीक है, सेंटर होता है। ओरिजिन भी हो तो आप कॉर्नर कोई फिक्स पॉइंट का ओरिजिन, हाँ कह सकते हैं ओरिजिन भी, बट इसका जो बेसिक है उसको हम सेंटर कहते हैं। यहाँ से इस एंड तक जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं? रेडियस। वेरी गुड, रेडियस। अब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ना शुरू में इस पॉइंट ए पर है, इस जगह पर है। अब ऑब्जेक्ट मूव करके ना कहाँ पे जा रहा है? ए से एनी अदर पॉइंट, लेट्स सपोज इधर आ गया, इस पॉइंट पे, है ना? तो जी। अब जो इसने ए से बी पर अगर जब वो आया है तो उसने ये सेंटर के साथ क्या बनाया है बच्चे? एंगल बनाया। एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। इस एंगल को क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है जी। और ए से जो बी डिस्टेंस है इसको आप मैथ में क्या कहते हैं? जो ए से वो मूव करके गया है बी तक, इसको आप मैथमेटिक्स में कहते हैं आर्क लेंथ। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। और ओ से ए या ओ से बी उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। रेडियस। तो अब रेडियन क्या होता है कि रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ठीक है बच्चे। जी। और अगर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बच्चे कौन सी होती है? जो ए ए टू से बी। ए टू बी इन अ सर्कुलर पाथ, अगर आर्क लेंथ इक्वल हो जाए रेडियस के, मतलब ऐसे लिख देते हैं, इफ आर्क लेंथ बिकम इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, कि अगर आर्क लेंथ है 1 मीटर और रेडियस भी कितना हो? 1 मीटर ही हो। अब मैंने आर्क लेंथ के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है? एस। ठीक है। और जी। फॉर रेडियस वी यूज आर। ठीक है। मतलब अगर एस आर्क लेंथ किसके इक्वल हो जाए? आर के, रेडियस के, देन उस टाइम जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के। ठीक है। व्हेन जी। लेंथ ऑफ एन, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन लेंथ ऑफ एन आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्कल, व्हेन लेंथ ऑफ एन आर्क बिकम इक्वल्स टू दी, व्हेन लेंथ ऑफ एन आर्क becomes equal to the radius of circle, radius of circle, then angle subtended will be, angle subtended मतलब जो बन रहा होगा will be 1 radian. When length of an arc become equals to the radius of circle, then angle subtended will be 1 radian. ठीक है बच्चे। जी। तो जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो उसका होता है दैट विल बी 1 रेडियन। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है, एंड थीटा को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा इक्वल्स टू एस ओवर आर। एस क्या चीज है? आर्क लेंथ। आर्क। आर्क लेंथ। और आर क्या चीज है? रेडियस। इसकी रेशियो जो है, अगर दोनों ऊपर भी क्या हो जाए बच्चे, आपके पास 1 आ जाए, नीचे भी 1 आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बिकम्स 1 रेडियन। ठीक है। जी। और आपको पता है एक सर्कल में, इन वन सर्कल, इन वन revolution there are 360 degrees which is equals to 2 pi radian। ये पढ़ते हैं ना आप मैथ में, जी। 1 revolution equals to 360 डिग्री होता है एक सर्कल में, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। और इधर से अगर आप इसको रीअरेंज करें, अगर आपसे पूछे एमसीक्यूज में, दिस इज फॉर एमसीक्यूज, ये 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? तो 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के। इसी तरह
अगर आपसे पूछें 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो वो 0.0174 रेडियन के। दिस इज फॉर एमसीक्यूज, जैसे एमडी कैट है, उसके लिए ये ज़्यादातर एमसीक्यूज आता है कि 1 रेडियन किसके इक्वल है या 1 डिग्री किसके इक्वल है। ठीक है, जी। ओके। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो सॉलिड एंगल है ना, उसको कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जो सॉलिड एंगल है उसकी यूनिट, पहले इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, टी रेडियन। और मैंने आपको बताया था सॉलिड एंगल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्फीयर, है ना। जी। फॉर सॉलिड एंगल वी यूज़ स्फीयर। और स्फीयर में, अब मुझे वो समझ लें आप, ये स्फीयर ही है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में तो नहीं, 3 डायमेंशन में तो नहीं बनेगा यहाँ पे 3। अब अगर बचे, जैसे फुटबॉल को आप जेन में रखें, फुटबॉल के ऊपर आपने वो पैटर्न देखे हैं बने होते हैं, जी। इस तरह के बॉक्सेस भी बने होते हैं, है ना, डिफरेंट पैचेस बने होते हैं ना फुटबॉल पे। जी। अब वो एक पैच को बस आप जेन में रखें, अगर वो एक पैच जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा होगा ना, उसको आप क्या कहते हैं, वो जो पैच सेंटर के साथ, ये जो एरिया है, ये जो एंगल सेंटर के साथ बना रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन। वहां पे एंगल कौन बना रहा था, आर्क लेंथ। यहां पे एंगल कौन बना रहा है, स्फीयर का एरिया जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ले लेते हैं। एक और एग्जांपल से, जैसे देखें, वो कोन बना देते हैं, जैसे कॉर्नेटो है या कोई भी कोन आइसक्रीम नहीं होती है, उसकी शेप इस तरह से होती है बच्चे, है ना। जी। अब ये जो इसकी सरफेस एरिया है इस कोन का, इसको मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ए। ये सरफेस एरिया जो सेंटर के आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं फिर, स्टीरेडियन। क्योंकि ये आर्क तो नहीं है ना, ये तो अब स्फीयर बन गया, उसका कुछ ना कुछ एरिया भी है, ठीक है। तो वो जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टीरेडियन। तो उसमें इसका मतलब है, प्लेन एंगल में आर्क सेंटर के साथ एंगल बनाती है, यहाँ पे सरफेस का एरिया जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टीरेडियन कहते हैं। अब देखें, अगर आप ज़्यादा सारी कोन्स को एक साथ रखते जाएं, ठीक है ना, मतलब इस तरह से एक कोन में यहाँ पे भी रख देता हूँ, ठीक है, और इस तरह से हम ज़्यादा सारी कोन्स रख दें, तो ये एक सफ़ेयर नहीं बन जाएगा, जी। है ना। तो अब एक कोन जो सेंटर के साथ एंगल बना रही है, या डिफरेंट जो कोन्स हैं वो जो एंगल बना रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टी रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, 2 डायमेंशनल, जबकि स्टी रेडियन क्या है, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है ये। और ये, ठीक है, जी। इसकी समझ आ रही बच्चे। तो जी। स्टी रेडियन इज 3 डायमेंशनल एंगल। अब इसमें, वहां पे तो आर्क सेंटर के साथ एंगल बना रही थी ना, तो जी। यहाँ पे मुझे बताएं कौन एंगल बना रहा है सेंटर के साथ। वो सरफेस एरिया। वेरी गुड। अब इसकी यूनिट भी हम यहां से बनाएंगे, इफ, इसकी यूनिट याद रख लें स्टी रेडियन की, इफ सरफेस एरिया मतलब ए जो है वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वेयर, इफ सरफेस एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर, एंड रेडियस जो है वो कितना हो, 1 मीटर, मतलब अगर सरफेस का एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वेयर, एंड रेडियस इज 1 मीटर, देन उस टाइम जो एंगल होगा, दैट विल बी 1 स्टीरेडियन, ठीक है। इफ एरिया ऑफ द सरफेस इज 1 मीटर स्क्वेयर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 मीटर, देन एंगल विल बी 1 स्टीरेडियन, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन, नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन प्रॉपर लिख लेते हैं और फार्मूला फिर वाइंड अप करते हैं। तो सही बच्चे,
जी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज द सॉलिड एंगल या इट इज द थ्री डायमेंशनल एंगल या सॉलिड एंगल, ठीक है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सफेयर। उसमें हमने सर्कल का वर्ड यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे सफेयर। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सफेयर, ठीक है। बाय कौन बना रहा है सेंटर पे? बाय एन एरिया ऑफ बाय एन एरिया ऑफ सरफेस बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू दी equals to the equals to the square of the radius, square of the radius of, इसका लेंगे sphere, the square of the equals to the square of radius of sphere, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला बना दें तो आपने याद रखना है कि जो टी रेडियन है का फॉर्मूला क्या होगा? टी रेडियन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट, जो भी सरफेस है उसका एरिया ले लें, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अपने डिवाइड कर देना, ठीक है। जी। यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन प्लेन एंगल में, सॉलिड एंगल में? नहीं। तो प्लेन एंगल कौन सा एंगल होता है? टू डायमेंशनल। और कहाँ पे बन रहा होता है? सर्कल में। कौन बनाता है? आर्क सेंटर के साथ। जबकि सॉलिड एंगल क्या होता है? थ्री डायमेंशनल एंगल। और कौन बना रहा होता है? एरिया किसका? सफेयर का सेंटर के साथ। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टी रेडियन। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी। सो what is the solid angle of the pair? क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एमसीक्यू है बल्कि ये। व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ द पेयर? 1 मिनट है आपके पास। जी बच्चे। Angle subtended at the center from a surface area of the object. What will be the value of the solid angle for sphere? No idea. No. Okay, so we use this formula, यहाँ पे जो लिखा है ना हमने, that will be st radian for sphere, area of surface element in the sphere, the total area of sphere is, अगर आप मैथ में जैसे है ना, we have different area formulas. For circle we have pi r square, and for sphere we use 4 pi r square. This is the area of sphere divided by r square according to the formula. Now this r square cancel with this r, so we left with 4 pi. So 4 pi is the solid angle for sphere.